हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट की पेडागोजी का लेक्चर नंबर 1। मतलब आज से हमारा पेडागोजी का पोर्शन स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक के जो हमने वीडियोस डिस्कस किए या क्वेश्चंस डिस्कस किए वो हमारे थ्योरी से रिलेटेड थे और ये है हमारे शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 है, मतलब कि आज से सारे के सारे वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारे वीडियो आप देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे सेशन की। हमारे सेशन की अगर बात करेंगे हम तो सेशन का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण विषय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भूगोल, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य एवं पोषण, ऑप्शन नंबर सी जीव विज्ञान। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पर्यावरण विषय के अंतर्गत हम भूगोल का भी अध्ययन करते हैं, स्वास्थ्य और पोषण का भी अध्ययन करते हैं और जीव विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ ही गए होंगे हमारा आंसर क्या आने वाला है। हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ओके, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। यस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पेडागोजी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी कुछ थोड़े बड़े आते हैं, मतलब हमारी समझ पर आधारित होते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पर्यावरण विषय के अंतर्गत पर्यावरण विषय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, सत्य नहीं है बोलना है हमें। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मतलब मैं यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात आपको बताना चाहूँगी। जो पर्यावरण पेडागोजी या कोई भी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी होती है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो समझ पर आधारित होते हैं। ठीक है, मतलब हम जितना क्वेश्चन को समझेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव जो यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं उन्हें हम जितना भी समझेंगे हम उतने ही अपने आंसर के प्रति सिक्योर होते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी समझ बढ़ाना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है, नहीं है, ये हमको हमारे हमको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। हाँ, ये तो सत्य है, क्योंकि मुख्य रूप से नहीं, मतलब मुख्य रूप से तो नहीं करते हम, बात सभी मंडलों का करते हैं लेकिन मुख्य रूप से सिर्फ जलमंडल का नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन पर भी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। हाँ, मानव स्वास्थ्य से भी है, मतलब ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, और NCF 05 जो है, NCF 05 जो है, मतलब NCF 2005 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत जो है वो प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की बात अगर करें तो हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा वर्तमान स्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। मतलब अगर हम वर्तमान स्थिति बोला है, मतलब कि जैसे अगर हम वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखें तो बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा राइट है, देन सेकंड भी फर्स्ट नहीं, बी नंबर का भी हमारा स्टेटमेंट राइट है, सी नंबर का भी स्टेटमेंट हमारा राइट है और डी नंबर का भी कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा कथन सत्य नहीं है की बात करें, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स वो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का ही अध्ययन किया जाए, बहुत सारे मंडलों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, और बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। यस, तो ये है हमारा अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है वो हमको बताना है शिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, मतलब पर्यावरण की जो शिक्षा है उसके संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए।
ठीक है, ये भी। ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक, आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। मतलब देखिए, पर्यावरण शिक्षण के संदर्भ में अगर बात करते हैं हम, तो विषय वस्तु का चयन जो है वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण भी होना चाहिए। मतलब जो कहना चाहिए वो रिलेट करके जो पढ़ाते हैं ना, तो वो भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण भी होना चाहिए। और अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, तो पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें डालना चाहिए या ऐसे सिलेबस के टॉपिक डालना चाहिए कि छात्रों का सामाजिक विकास भी हो, भावनात्मक विकास भी हो और आध्यात्मिक विकास भी हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन हमारे क्या है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, मतलब उतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं वो, लेकिन क्या होता है कि हम थोड़ा शब्दों को पकड़ नहीं पाते या शब्दों के अर्थ समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से हम रॉन्ग आंसर को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, परंतु अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, एटलीस्ट अगर हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, मतलब पेडागोजी की थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, तब भी अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू ही अगर हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है क्वेश्चंस के प्रति अगर वो बढ़ जाती है, या हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख जाते हैं, तो हम बिल्कुल क्वेश्चन मतलब पेडागोजी में हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन सारे क्वेश्चन को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मेरा मुख्य जो उद्देश्य यही है कि जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो डिस्कशन पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझ बढ़ाना होता है हमें। ठीक है, मतलब मैं मेरे पर्सनल अनुभव से ये कह सकती हूँ कि अगर हम इन क्वेश्चन के प्रति या जो शब्द है इनके प्रति अगर समझ बढ़ाते हैं, तो हम बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी। सब में आ रही है 15-15 नंबर की, तो सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी है हमारी समझ पर ही आधारित। ठीक है, तो अगर बात करें हम हमारे प्रश्न नंबर 4 की, तो पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। बिल्कुल नहीं, दोहन तो नकारात्मक चीज़ें हैं, तो बालक दोहन नहीं करना चाहिए उसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा, ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो सकता है, ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, बालक के भविष्य में पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है, बालक का पर्यावरण से संबंध पूरा है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करेंगे, तो भविष्य से क्या संबंध है, क्योंकि जो बालक है वो अभी छोटा बच्चा है, और जैसे ही वो बड़ा होगा एक व्यक्ति के रूप में होगा वो, और अपना जो जीवन यापन है वो पर्यावरण में ही करेगा। ठीक है, मतलब वायुमंडल में जाके तो वो करेगा नहीं, तो यानी कि अगर बात करें तो पर्यावरण में ही वो अपना जीवन यापन करेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करेंगे, तो किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसके अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से। ठीक है, तो हम बात करते हैं किस आयु वर्ग का जो बालक है, ठीक है, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम आयु वर्ग की, तो ऑप्शन नंबर ए 5 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 8 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम पर्सनल अनुभव की भी बात करते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम खुद भी सोचे, तो
5 से 7 वर्ष का जो बालक होता है वो बहुत सारे क्वेश्चन करता है, ठीक है। यानी कि 5 से 7 वर्ष का बालक जो होता है वो पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ सोचता है, ठीक है। और बहुत सारे मतलब इस आयु में तो जो बालक होता है वो पर्यावरण से अटैच होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब पत्थरों कंकरों को वो जेब में कलेक्ट करके रखता है, बहुत सारी पत्तियां कलेक्ट करके रखता है अपने पास में, मतलब पर्यावरण के प्रति वो इस आयु में अटैच होता है धीरे धीरे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछता है कि अगर अपने मम्मी पापा के साथ में है तो ये पूछेगा कि मम्मी रात में हमको सूरज क्यों नहीं दिखता, या दिन में हमको चांद क्यों नहीं दिखता। उसके मन में क्या होता है, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, ठीक है। वो जिज्ञासाएं तो बहुत सारी रखता है, पर उसकी अवधारणाओं को बेचारा वो समझ नहीं पाता है, असमर्थ रहता है। वो बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाता है तो भी वो समझ नहीं पाता। और इस आयु वर्ग के बच्चे तो मतलब पर्यावरण के प्रति मतलब देखते हैं और जो उतना ज़्यादा समझते नहीं है। 1 से 2 वर्ष की आयु शैशवावस्था की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा ऐसा। और 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे तो होते हैं वो काफ़ी कुछ समझने लगते हैं, ठीक है। मतलब 8 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है कि दिन में सूर्य निकलता है और रात में क्यों नहीं निकलता है, ठीक है। तो वो पर्यावरण के अवधारणाओं को काफ़ी कुछ समझने लगते हैं यहाँ के आयु के वर्ग। और ये वाले तो बिल्कुल ही नहीं समझते, लेकिन ये वाले जो होते हैं ये बहुत ही जिज्ञासापूर्ण होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब अगर बात करेंगे हम, ठीक है, अब अगर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की, तो तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। जो कक्षा तीसरी का है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं फ्रेंड्स। मतलब हमको क्या करना होता है, जो शब्द दिया हुआ है, जैसे ही हमको यहाँ पहले में ही दे दिया है तीसरी कक्षा। अब ये सारे जब ऑप्शंस पढ़ेंगे ना हम, तो हमारे दिमाग में ये याद रखना चाहिए कि जो कक्षा का बालक जो है वो तीसरी कक्षा का है, मतलब कितने साल का होगा ये अनुमान आपको लगाना है, ठीक है। तो हाँ, तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता से संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना। बिल्कुल नहीं, तीसरी कक्षा के बच्चों को अगर हम व्याख्यान देंगे तो वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएगा, ठीक है। ये कॉलेज लेवल की बात होती है, लेक्चर देना, व्याख्यान देना, ठीक है। हाँ, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली कहानी सुनाना। हाँ, ये थोड़ा कुछ यूजफुल हो सकता है, कहानी सुनाना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उन्हें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने के संबंध में विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद इसके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अगर हम पर्यावरण के प्रति सचेत रखना चाह रहे हैं या स्वच्छता से संबंधित सचेत रखना चाह रहे हैं बालक को, तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को उसके शरीर एवं उसके परिवेश, मतलब बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उन्हें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने की विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना, ठीक है। मतलब जैसे कि हाथ धुलाई दिवस हो गया हमारा, इम्पोर्टेंट स्वच्छता से रिलेटेड अगर देखें तो हाथ धुलाई दिवस हो गया, तो हमें ये बताना है कि बेटा हाथ कैसे धोना है। हमें व्याख्यान नहीं देना है कि हाथ धोने से ये होता है, हाथ धोने से वो होता है। हमें हाथ धोकर दिखाना है, हाथ धोकर दिखाना है। और जब एमडीएम होता है और जब भी लंच होता है बच्चों का, तो हमें उनसे हाथ धुलवाना है। तो यहाँ पर स्वच्छता की एक आदत तो उनमें संलिप्त हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें, मतलब जो भी स्वच्छता संबंधी जो आदतें हैं वो बच्चों की रियल लाइफ में हमको क्या करना है, उनमें आदतों का विकास करना है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका होगा, ठीक है, बच्चों को सिखाने का। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करते हैं हम, यस, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण मनुष्य के जीवन व उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। हाँ, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। एनसीएफ 05 का कहना है कि पर्यावरण को मतलब प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि दोनों जो सेंटेंस है यहाँ पर सही है, दोनों के दोनों, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कथन सही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बोला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जीवमंडल का ही अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण समस्याओं की जटिलताओं के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे प्रश्न की, तो कौन सा कथन सही है ये बोला है उन्होंने। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जीवमंडल का ही अध्ययन किया जाता है, जरूरी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये वाला कथन उतना ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन अगर इनमें से, इन तीनों में से दो कथन भी अगर सही हैं तो मजबूरन हमें उपरोक्त सभी पर टिक करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक सिचुएशन होती है कि एक कथन हमें गलत लग रहा है परंतु दो के दो पूरे कथन सही है, तो हमको उपरोक्त सभी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर हमें 80% वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। 80% वाला फॉर्मूला ये मेरा पर्सनल है, मतलब जैसे 80% जो सबसे सही आंसर लग रहा है अपने को, ठीक है, पेडागोजी के लिए सबसे सही आंसर लग रहा है तो वही अपना आंसर होता है। ठीक है, परंतु अब यहाँ सभी ऑप्शन की बात करते हैं हम। ठीक है, पर्यावरण संबंधित आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही प्रारंभ करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण समस्याओं की जटिलता के समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। अब जो पर्यावरण है वो समस्याओं की जटिलता के समस्या, मतलब जो समस्याएं हैं उनकी समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बालक के बाल्यकाल से ही कर देना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। यह हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है ना। 9, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती है। ठीक है, मतलब पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो किसका समर्थन नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, बच्चे कम गलतियां करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसका समर्थन नहीं करती है बोला है उसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को करके सीखने के अवसर मिले, ये इसका तो समर्थन करती है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, इसका भी समर्थन करती है पर्यावरण की प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। मतलब ये तीनों जो सेंटेंस है, इन तीनों का समर्थन कौन करती है, पर्यावरण की प्रकृति करती है, परंतु बच्चे कम गलतियां करें इसका कोई समर्थन पर्यावरण की प्रकृति नहीं करती है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करते हैं हम, एक और शांत प्रकृति। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक अशांत एक मतलब शांत लिखा है ना, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज ऐड कर लीजिए, एक अशांत। ठीक है, अशांत है ना, एक अशांत, यहाँ पर थोड़ा टाइप नहीं हुआ। एक अशांत प्रकृति व सामाजिक वातावरण अक्सर तनाव का कारण होता है। बिल्कुल सही बात है कि एक अशांत प्रकृति होती है, वो सामाजिक वातावरण जो होता है वो अक्सर तनाव का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए, भौतिक संबंधों में। ऑप्शन नंबर बी, मानवीय संबंधों में। ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक संबंधों में। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे हम, तो यानी कि अशांत प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण अक्सर तनाव का कारण होता है। भौतिक संबंधों में भी होता है, ठीक है, मानवीय संबंधों में भी होता है, आर्थिक संबंधों में भी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है हमारा तनाव का कारण होता है। तो अगर हम सबसे 80% वाला फॉर्मूला अपनाते तो हमारा यहाँ पर आंसर जो आएगा फ्रेंड्स वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब भौतिक संबंधों में भी जो है वो तनाव उत्पन्न करता है, आर्थिक संबंधों में भी तनाव उत्पन्न, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आर्थिक तनाव की अगर बात करें तो मानवीय संबंधों में तनाव जैसी चीजें होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ना भौतिक संबंधों और आर्थिक संबंधों में तनाव की स्थिति नहीं होती, परंतु मानवीय संबंधों में तनाव की स्थिति हो सकती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक उपविषय माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक उपविषय माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, भूगोल। ऑप्शन नंबर बी, भौतिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, रसायन विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। ठीक है, तो अगर बात करें हम तो उपविषय के रूप में माना जाता है, तो देखिए भूगोल भी होता है, भौतिक विज्ञान भी होता है, रसायन विज्ञान भी होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा यह सभी।
ठीक है, क्योंकि पर्यावरण पर्यावरण में भूगोल वाली मतलब भूगोल वाले टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे कि थल समीर, जल समीर, अक्षांश, देशांतर रेखा, ये सारी चीज़ें भी उसमें आती है। ठीक है, और भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो बहुत सारे भौतिक परिवर्तनों के बारे में भी पर्यावरण के अंतर्गत बात होती है। रासायनिक परिवर्तनों के बारे में भी, अम्लीय, क्षारीय, ये सारी चीज़ें भी पर्यावरण के अंतर्गत होती है। तो यह सभी हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां। ठीक है, ओके। समेकित पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, समेकित पर्यावरण अध्ययन क्या होता है? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत और भी जो विषय होते हैं उन्हें समेकित करना। ठीक है, यानी कि और जो एक्टिविटी होती है, जो गतिविधियां होती है, उन्हें समेकित रूप से करना। यानी कि अगर हम कोई चीज़ की थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ की थ्योरी क्लियर कर रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल भी उसके साथ साथ करवाए। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल भी अगर हम करवा रहे हैं तो ये हो जाएगा समेकित। ठीक है, कौन सा कथन सही है बोला, कौन कौन से कथन सही है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यह समवाय तथा समन्वय के सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसका मानना है कि ज्ञान हमेशा एक इकाई के रूप में एकत्र रहता है। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। इसका मानना, जो समेकित पर्यावरण है, इसका मानना है कि ज्ञान हमेशा एक इकाई के रूप में एकत्र रहता है। नहीं, ये देखिए हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, यह समवाय तथा समन्वय के सिद्धांतों पर आधारित होता है। देखिए, समवाय क्या होता है, जैसे कि मतलब मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो हम विज्ञान की बात कर लेते हैं। ठीक है, विज्ञान की अगर बात कर लेते हैं हम, तो विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्वायरमेंट भी आ जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट भी आ जाता है और फिजिक्स भी आ जाता है। ठीक है, अगर हम खेलकूद की बात करें तो वो खेलकूद से संबंधित भी विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब समवाय यानी कि सभी से कनेक्ट रहने वाला। ठीक है, तो इसके पर्यावरण अध्ययन के संबंध में ये वाला जो कथन है वो हमारे लिए सही है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, 10 + 2 + 3 का देश में लागू हुआ था। ठीक है, 10 + 2, 10th 12th + 3, इसका पैटर्न देश में कब लागू हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1970 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1977 में, ऑप्शन नंबर डी 1986 में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 1975 में 10 + 2 + 3 का पैटर्न लागू हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। यह विज्ञान शिक्षण का खालिस्तान है। मतलब कि देखिए, प्राथमिक स्तर पर अगर आप पर्यावरण की जो बुक उठाएंगे तो उसमें आपको विज्ञान भी मिल जाएगा और सामाजिक विज्ञान भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने NCERT की बुक्स पढ़ी होंगी, देखी होंगी, तो आपको एनवायरनमेंट की बुक के अंतर्गत विज्ञान भी मिल जाएगा और सामाजिक विज्ञान भी मिल जाएगा। तो एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। यह विज्ञान शिक्षण का खालिस्तान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अध्यापक केंद्रित अध्ययन है, ऑप्शन नंबर बी अनुशासनिक अध्ययन है, ऑप्शन नंबर सी एकीकृत अध्ययन है, ऑप्शन नंबर डी सामान्य अध्ययन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो एकीकृत अध्ययन है। ठीक है, मतलब जो हमारी पर्यावरण की जो पुस्तक होती है उसमें विज्ञान का भी होना, सामाजिक विज्ञान का भी होना और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है, तो ये एकीकृत अध्ययन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा प्रश्न नंबर 15। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, समझना पड़ेगा। ठीक है, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषयों को सम्मिलित स्वरूप के रूप में शिक्षण पर बल दिया, सम्मिलित स्वरूप के शिक्षण पर बल दिया जाता है। मतलब इसमें अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर सभी विषय जो होते हैं उनमें सम्मिलित रूप से शिक्षण पर बल दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकीकृत अध्ययन व्यवहारिक ज्ञान पर भी बल देता है। ऑप्शन नंबर 3, यह अध्ययन छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है। तो अब हमको बताना है कि ये जो कोड है ये कौन कौन से सही है, कौन कौन से नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर बात करें एकीकृत पर्यावरण अध्ययन के संबंध में, ये जो है ये सारे के सारे स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, अगर एकीकृत पर्यावरण अध्ययन
के संबंध में अगर बात करें तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे राइट हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये है हमारा प्रश्न नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की अगर बात करते हैं हम तो सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 1 कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर बी बेसिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरणीय शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम कोठारी आयोग जो है वो, ठीक है, कोठारी आयोग यानी कि ए जो है वो ए का जो संबंध है वो किससे, कौन से सन से है, तो कोठारी आयोग आया था सन 1964 में। ठीक है, 63 और 64 अगर दोनों आते हैं तो 63 भी है और 64 भी है। ठीक है, 63 आता है तो 63 पर भी टिक लगा सकते हो। कोठारी आयोग आया था सन 1964 में। ठीक है, अगर बेसिक शिक्षा जिसके प्रणेता थे हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, तो वो उसकी अगर बात करते हैं बेसिक शिक्षा की, तो वो कब आई थी, वो आई थी हमारी सन 1937 में। ठीक है, 1937 में आई थी, मतलब बेसिक शिक्षा का नियम आया था, उसके पहले बेसिक शिक्षा पर बल दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरणीय शिक्षा सन 1930 में। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा जो है वो सन 1930 में आई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि कोठारी आयोग का संबंध है 2 से, मतलब 2 हमारा राइट है, बेसिक शिक्षा का संबंध है 3 से, तो ये हमारा 3 राइट है, देन ये हमारा राइट हो गया। ओके, अब ये हमारा प्रश्न नंबर 17, सॉरी यस, प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें, एकीकृत अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। एकीकृत अध्ययन, ठीक है, एकीकृत अध्ययन को आप थोड़ा याद रखिए और सारे के सारे ऑप्शन पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एकीकृत अध्ययन के अंतर्गत क्या होता है, जो एक विषय होता है उसमें बहुत सारे विषयों को सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, और समवाय पद्धति या समन्वय पद्धति के द्वारा, समवाय पद्धति और या समन्वय पद्धति के द्वारा क्या किया जाता है, अध्ययन कराया जाता है। एकीकृत अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम की बात करें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जीवन केंद्रित सिद्धांत पर होना चाहिए, व्यवहारिक पक्ष पर आधारित होना चाहिए, विषयों में समन्वित इकाई के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कौन सा यहाँ पर सही है एकीकृत अध्ययन के रूप में। ठीक है, अगर हम बात करें सभी ऑप्शन की, तो जो सिद्धांत होते हैं वो होना चाहिए जीवन केंद्रित भी होना चाहिए। ठीक है, जीवन केंद्रित भी होना चाहिए, और अगर बात करें हम व्यवहारिक पक्ष पर भी होना चाहिए, और विषयों की जो इकाइयाँ है वो समन्वित भी होना चाहिए। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा यह सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह सभी। ओके, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। यह हमारा प्रश्न नंबर 18। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 जो है वो काफ़ी कुछ बड़ा है, और जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करना क्यों आवश्यक है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। क्यों आवश्यक है वो हमको बताना है। ठीक है, हाँ, बालक को पर्यावरण की अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक स्तर पर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बालक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सके इसलिए आवश्यक है, इसे प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये तो बिल्कुल भी नहीं आवश्यक है, मतलब पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दे सके इसलिए क्या हम उसे आवश्यक मानेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, मतलब ऑप्शन की। पर्यावरण शिक्षा यदि प्राथमिक स्तर से ही दी जाए तो वे आगे चलकर इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेंगे, जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रखा जा सके, और प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण की शिक्षा पर प्रारंभ कर देना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब अगर बात करें हम तो बच्चों में अच्छी आदतें डालकर उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग बनाए रखने के लिए ही प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की शिक्षा प्रारंभ कर देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं हम तो
ओके। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वाला पूछा है हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण उन्मुखी योजना सन 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। या ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में इको क्लब की स्थापना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारा सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सेंटेंस यहाँ पर सही है, ठीक है। पर्यावरण उन्मुखी विकास योजना जो है, पर्यावरण उन्मुखी योजना सन 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। और ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें, राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में इको क्लब की स्थापना करना है। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। प्राथमिक कक्षा की बात करी है और उद्देश्य नहीं है बोला है, ठीक है। संबंधित नहीं है बोला है, ठीक है। प्राथमिक कक्षा और नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान के आधारभूत संप्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, ठीक है। इसका संबंध तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, इसका तो संबंध है। ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, इसका भी है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। तो हमें क्या बोला गया है, कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है, तो ये वाला जो है रटकर याद कर लेना, ठीक है। अगर रटकर शब्द कहीं पर भी आता है तो रटकर ये बिल्कुल ही नेगेटिव होता है, मतलब ये रटने वाली जो पद्धति है उसे हटाना ही हटाना है, तो ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। अब ये हो गया फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन पेडागोजी का, ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही होंगी क्लास, ठीक है। और जो भी आपको कमेंट में लिखना हो सकता है या कुछ सजेशन देना हो सकता है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हो, है ना। और अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच। सारे के सारे वीडियोस देखिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आप लोगों के लिए वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।